ये देखिए दोस्तों, ये ग्रे फ्रैंकोलिन का मेल है। इसके गले में ये ब्लैक कलर का एक नेकलेस जैसा है और थोड़े दिन पहले भी मुझे इसी जगह पर बिल्कुल दिखा था। ग्रे फ्रैंकोलिन्स जो है वो लीस्ट कंसर्न है IUCN के अकॉर्डिंग। IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये थ्रेटेड नहीं है या इनके जो पॉपुलेशन है उनको किसी तरह का कोई ख़तरा नहीं है अभी, जो इंडेंजर्ड नहीं है ये, मतलब कि लेकिन पहले इनका जो है एक समय पर बहुत ज़्यादा शिकार हुआ करता था। आज भी गांव वगैरह में शिकार होता है। बहुत सारे लोग बताते हैं इंस्टाग्राम पे कमेंट करके कि अभी भी लोग इसको पालते हैं और प्रॉपरली, जैसे डक और गीज़ जो कि जिनके फार्म्स होते हैं या प्रॉपर जो पोल्ट्री फार्म की तरह रन किया जाता है, उसी तरह फ्रैंकोलिन का भी पूरी तरह से ब्रीडिंग हो रही है। लेकिन ये लीगल नहीं है। आपको जो लोग कर रहे हैं, हो सकता है उन्होंने परमिशन ली हो। परमिशन के बिना आप ब्रीडिंग नहीं करवा सकते या इस तरह के फार्म्स नहीं रख सकते, वो इलीगल माने जाएंगे। परमिशन आपको लेने के लिए प्रॉपर जो है एप्लीकेशन देनी पड़ती है और उसका जो है उसकी कुछ फ़ीस लगती है। उसके बाद जब वो एप्लीकेशन आपकी मंजूर हो जाती है तो भी ब्रीडिंग या फार्म रखने का जो आपका परमिशन होता है वो लगभग आपका 1 साल का होता है। उसके बाद आपको उसे रिन्यू कराना पड़ता है। तो इसकी जो प्रक्रिया है, किस तरह से अप्लाई करना है, इसके फॉर्म होते हैं अलग अलग। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की जो किताब है उसके अंदर सारे डिटेल्स हैं और उसको मैंने पढ़ के देखा है। उसके अंदर फॉर्म्स दिए हुए हैं कि अगर आप ब्रीडर बनना चाहते हैं, ब्रीडिंग शुरू करना चाहते हैं, तो आपको ये फॉर्म्स भरने हैं, एक फ़ीस जमा करनी है। उसके बाद फिर आपका जो भी इंस्पेक्शन वगैरह वो करते हैं कि आप प्रॉपर्ली उसको कर पाएंगे या नहीं, आपके इंटेंशंस क्या है। उसके बाद जाके आपको परमिशन मिलती है इसके बारे में। यहाँ पर देखिए धान की बुआई शुरू हो गई है और इस तरह के जो एरियाज़ होते हैं ये टेम्पररी वेटलैंड का काम करते हैं। यहाँ पर ब्लैक विंग स्टिल्ट भी मुझे दिख रही थी। ईग्रेट्स घूम रहे हैं जिसके अंदर कैटल ईग्रेट्स भी हैं, इंटरमीडिएट ईग्रेट्स भी हैं। स्वॉलोज इसके ऊपर से उड़ रहे हैं। तो अब धान की बुआई जैसे ही शुरू हो जाएगी तो ऐसे बड़े बड़े एरियाज़ जो हैं वो टेम्पररी वेटलैंड का काम करेंगे और इसमें पक्षी जो है अपना बहुत सारा समय गुजारते हैं, खाना ढूंढते हैं। देखिए ब्लैक हेडेड आइविस भी उड़ के गया, उधर जा रहा है उड़ के। यहाँ पर देखिए पूरा सूख चुका है, इसलिए मैं अब यहाँ पर आती भी नहीं हूँ, वरना मैं रेगुलरली हर संडे को आती थी। लेकिन दिक्कत ये है कि अब यहाँ पे पानी नहीं होने की वजह से बर्ड्स बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। आसपास सिर्फ ड्रोंगोस दिख रहे हैं और कोयल की आवाज़ सुनाई दे रही है। अब देखिए जो वेटलैंड्स थे यहाँ पे वो सूख जाने की वजह से ये जो टेम्पररी वेटलैंड्स हैं, मतलब जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, ये इन्हीं में चिड़िया जो है वो शरण लेती है। पीछे आपको अभी ब्लैक विंग स्टिल्ट्स दिखे, कुछ ईग्रेट्स भी हैं और यहाँ पर भी एक ईग्रेट या कैटल ईग्रेट है। तो ये मैन मेड जो वेटलैंड्स होते हैं ये इसलिए पर्पस सॉल्व नहीं करते क्योंकि ये बड़ा शॉर्ट टर्म है। यहाँ पर ये हमेशा नहीं मिलेगा। जितने दिन धान की खेती रहेगी उतने दिन ही ये रहेगा। उसके बाद एक बार धान की कटाई का समय आ जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे वेटलैंड्स हैं उनको परमानेंटली हम प्रिजर्व करके रखें, क्योंकि इकोसिस्टम का जो भी हिस्सा है, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, चिड़िया हो या फिर कोई छोटे जानवर हों, छोटे मैमल्स हों, वो सब इम्पॉर्टेंट है, सब फूड चेन का हिस्सा है। तो उसमें से अगर एक भी कोई भी लेवल गायब होगा, जिसको कि ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, पूरा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होगा। उसका इफ़ेक्ट इंसानों पर भी आएगा, जो ऑलरेडी आ रहा है, आप देख ही रहे हैं। ये ग्रीन बी ईटर यहाँ बैठा हुआ है, ये देखिए। एरियल सैलिंग से कीड़े पकड़ता है। ये मैंने अभी जो वीडियो शेयर किया है जिसमें मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू कुछ बर्डिंग के बेसिक्स शेयर किए हैं, उसमें मैंने एरियल सैलिंग एक मेथड बताया हुआ है कि इस तरह से कुछ बर्ड्स हैं जो अपना खाना पकड़ती हैं। इसमें ड्रोंगो और बी ईटर सबसे इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम्पल्स, जो कि एरियल सैलिंग से कीड़े पकड़ते हैं और हवा में ही उड़ते हुए उसको खा लेते हैं।
या फिर अगर बड़ा कीड़ा हुआ जैसे ड्रैगन फ्लाई वगैरह, तो ये आके ऐसे तार पे या डाल पे बैठते हैं और उसको पटक के मतलब 1-2 बार में जैसे वो थोड़ा मर जाता है तो उसके बाद फिर उसको खा लेते हैं। ये ओरिएंटल मैगपाई रॉबिन की फ़ीमेल बैठी है। देखिए मेल जो होता है उसका फ्रंट बिल्कुल डार्क ब्लू होता है, फीमेल का थोड़ा सा स्लेटी होता है। तो मैगपाई रॉबिन्स भी मस्की कैपिडी फैमिली के हैं, जो कि जिसमें 108 स्पीशीज़ है, मतलब सबसे बड़ी फैमिली है ये, और ऑर्डर पैसेरिफॉर्मिस है इसका। ये वाइट थ्रोटेड किंगफिशर आज मिल गया है। अभी काफ़ी गर्मी हो रही है, धूप में ये अपनी चोंच जो है ओपन करके बैठा हुआ है धूप से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए। ये देखिए 2 यहाँ पे पैराकीट बैठे हैं। यहाँ पे प्लम हेडेड पैराकीट्स भी मिलते हैं और कभी कभी अलेक्जेंड्रीन पैराकीट भी दिख जाते हैं। और यहाँ पर ये कॉलर्ड डव, यूरेशियन कॉलर्ड डव है। एक यहाँ पे आ गई है टहल के और दूसरी यहाँ पर है। देखिए यूरेशियन कॉलर्ड डव। यूरेशियन कॉलर्ड डव के अलावा रेड कॉलर्ड डव, लाफिंग डव, येलो फुटेड ग्रीन पिजन, ये सब भी इस एरिया में मिलते हैं। तो ज़्यादातर जो हमारे सिटी पार्क्स होते हैं इसमें ये वाली बर्ड्स मिल जाती हैं हमें। तो ये फॉरेस्ट के सेटिंग में और अर्बन सेटिंग में दोनों में ही सक्सेसफुल है। बर्ड्स के अंदर आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी होती है। किसी भी प्राणी से ज़्यादा अडेप्टेबल जो है वो पक्षी होते हैं और किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में धीरे धीरे खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। जिन एरियाज़ में पहले जंगल थे, ये पहले वहाँ पर रहते थे, वहाँ पर बिल्कुल ढले हुए थे। अब ये देखिए ध्यान से देख रहे हैं दोनों मेरी तरफ, मैंने इसीलिए विंडो डाउन नहीं किया है, नहीं तो ये उड़ जाएंगे। लेकिन जब उन एरियाज़ में गांव या शहर बस जाता है तो ये वहाँ पर भी रहना सीख लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जानवर या पक्षी होते हैं जो कि इतने अडेप्टेबल नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे उनके नंबर्स कम होते जाते हैं और वो लुप्त होने की कगार पे पहुंच जाते हैं। ये ब्राउन हेडेड बाबेट है, यहाँ पे सिटी पार्क्स में काफ़ी कॉमन होता है, जंगल्स में भी। ये थोड़ा थोड़ा लीनिएटेड बाबेट की तरह दिखता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके हेड के पास जो मार्किंग्स हैं लीनिएटेड बाबेट से काफ़ी अलग होती हैं।